बच्चों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में टेस्ट का सलूशन कर रहे थे और उसमें बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक को डिस्कस कर लिया था। इसके आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या कह रहा है, अ कंडेंसर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 6 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 100 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 we are going to discuss here. Question number 11, let's see. This question says a condenser having capacity of 6 microfarad is charged to 100 volt. बच्चों कोई कैपेसिटर है, दिस इज ए कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी बोला गया है कितना है, 6 माइक्रोफैरड है। ओके, इसको बच्चों 100 वोल्ट तक चार्ज कर लिया गया है, 100 वोल्ट तक इसे चार्ज कर लिया गया, यानी इस पर जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। देन ज्वाइंड टू एन अनचार्ज कंडेंसर ऑफ 14 माइक्रोफैरड। ये बच्चों ऑलरेडी चार्ज था, फिर इसे क्या किया गया, दूसरे कंडेंसर से कनेक्ट किया गया है। ऐसे ये रहा दूसरा कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी C2 लिख देते हैं, जो कि 14 माइक्रोफैरड के इक्वल है, लेकिन इसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहा होगा। इसको मैं C1 V1 लिख देता हूँ। इन दोनों को बच्चों ज्वाइन किया गया है ऐसे, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे, समव्हाट लाइक दिस, ऐसे। आगे कहा गया है ये रेशियो ऑफ चार्ज, अच्छा ज्वाइन करने के बाद फिर हटा दिया गया है, अच्छी बात है। रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड एंड 14 माइक्रोफैरड एंड द पोटेंशियल ऑन 6 माइक्रोफैरड विल बी। बच्चों जब इसको ज्वाइन किया गया होगा तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक हुआ होगा जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बच्चों ऐसे कंडीशन में हम लोग निकाल लेंगे कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। देखिए सब लोग, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से बच्चों चार्ज का फ्लो अगले वाले पे होगा और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बराबर हो जाएगा और चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अब बच्चों कॉमन पोटेंशियल जो दोनों पे अल्टीमेटली आ जाएगा, मान लिया V है तो V की वैल्यू होगी यहाँ पर C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सीधे सीधे यहाँ यूज करेंगे C1 V1, यानी कि बच्चों ये मेरे पास हो गया 6 इंटू 100, ये ऐसे मैंने लिख दिया बच्चों। C2 V2 कनेक्शन से पहले इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं था, इसलिए बच्चों C2 14 इंटू 0, यानी कि ये वाला टर्म क्या हो गया 0, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर बच्चों 14 माइक्रोफैरड प्लस करेंगे आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड। ऊपर भी माइक्रोफैरड में मैंने रखा था, यहाँ भी माइक्रो में, तो बच्चों माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ के अंदर क्या होगा बेटा, V की वैल्यू सब मिला जुला करके यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 20, इसको बच्चों कट किया मैंने 5 हो गया और आ गया 30 वोल्ट, यानी कॉमन पोटेंशियल दोनों के ऊपर 30 वोल्ट। कहा गया कनेक्शन करने के बाद फिर कनेक्शन हटा दिया गया है और इन दोनों को अलग कर दिया गया है। अलग करेंगे बेटा तो ये हो गया कैपेसिटर नंबर 1 और ये हो गया कैपेसिटर नंबर 2। अब इन दोनों के ऊपर कॉमन पोटेंशियल जो भी था वही बना रहेगा, कॉमन पोटेंशियल जो भी था हटा दिया गया, इसको फिर कनेक्शन बनाया गया, फिर कनेक्शन हटा दिया गया। तो कॉमन पोटेंशियल मीन्स इसके ऊपर कितना बना रहेगा 30 वोल्ट और इसके ऊपर भी क्या बना रहेगा 30 वोल्ट, और चार्ज कितना बना रहेगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों Q1, ये हो जाएगा C1 V1। अब V1 या V2 एक ही है बच्चों। यहाँ के लिए C1 इन दी सेंस 6, V1 इन दी सेंस बच्चों यहाँ पर 30 हो गया। यहाँ पर Q2 की बात करें तो बच्चों यहाँ C2 जो कि हमारे पास 14 है इंटू क्या हो जाएगा 30। अगर मैं Q1 अपान Q2 ये रेशियो बच्चों कैलकुलेट करूँ तो 6 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 30, यानी 6 अपान 14 हो गया। 6 अपान 14 ये रेशियो आ गया बच्चों चार्ज का। और यहाँ पर पूछा गया है कि 14 माइक्रोफैरड वाले पे कितना वोल्टेज होगा। सर वोल्टेज किसी पर पूछे 14 माइक्रोफैरड वाले पर या 6 माइक्रोफैरड वाले पर, दोनों पर सेम होगा। तो ऑप्शन में जाके अगर मैं
करेक्ट ऑप्शन को बच्चों फिल्टर करूं तो यहाँ पर जो चार्ज का रेशियो है दैट इज 6/14 और बच्चों जो वोल्टेज है कौन से पर वोल्टेज पूछा गया है 6 माइक्रोफैरड पर पूछा गया है, किसी पर भी पूछ ले सेम होगा। तो यहाँ के लिए बच्चों फिलहाल करेक्ट आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज 4 कैपेसिटर्स ऑफ each of capacity 3 microfarad are connected as shown in the adjoining figure. The ratio of equivalent capacitance between A and B and between A and C. बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप का एक सर्किट बना हुआ है बच्चों ऐसे। यहाँ पर 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पर बच्चों देयर आर 4 कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड ओवर हियर। फर्स्ट वन इज हियर, सेकेंड वन इज हियर, थर्ड वन इज हियर एंड फोर्थ वन इज हियर। ओके, यहाँ पर बच्चों इनके बारे में यहाँ पर 2 पॉइंट्स मेंशन किए गए ए और बी। ओके, यहाँ पर फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास सी यहाँ कहीं दिया गया है ऐसे ऐसे, दिस इज पॉइंट सी। हमसे पूछा गया है कि बताइए सर रेशियो क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का बिटवीन ए एंड बी। C equivalent between A and B to the C equivalent between कहाँ के बीच में बेटा यहाँ पर A और C के बीच में, A and C। ओके बच्चों, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर हम देखेंगे दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C एंड दिस इज C। सबको मैं C ही मान लेता हूँ, सबकी कैपेसिटी क्या है C, और ये पॉइंट भी C यहाँ मेंशन किया गया है। बच्चों सबकी कैपेसिटी सेम है, फिलहाल क्वेश्चन के अंदर दिया 3 माइक्रोफैरड, मैं सबको C मान लेता हूँ, C = 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी ये वाला C और इधर वाला ये तीनों C सीरीज में आ गया, ये तीनों C सीरीज में आ जाएगा, C सीरीज में C/3 और ये C/3 बच्चों यहाँ से यहाँ तक C/3 और ये वाला C पैरेलल में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा C + C/3। ओके, अब दूसरा हमसे दिया गया है A और C के बीच में, ये दोनों बच्चों सीरीज में C/2, ये दोनों सीरीज में C/2, तो ये और C के बीच में बच्चों C/2 इधर से, C/2 इधर से, यहाँ पर बच्चों C/2 प्लस क्या हो गया C/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ C डिवाइडेड बाई नीचे केवल आ जाएगा C, यानी आंसर इसका हो जाएगा 4/3। ओके बच्चों, इसका आंसर जो रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट करना था वो हो गया बच्चों 4/3। ऑप्शन से मैच करा लीजिए। सर ऑप्शन से अगर इसको हम मैच कराएंगे तो करेक्ट मैचिंग जो हमें दिख रहा है वो होगा बच्चों ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट मैचिंग दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज चार्ज कैपिटल Q इज गिवन अ डिस्प्लेसमेंट दिस मच। कोई कैपिटल Q चार्ज है बच्चों, उसे डिस्प्लेस किया गया और डिस्प्लेसमेंट दिया गया वेक्टर R के द्वारा, जो कि लिखा हुआ बच्चों A × I कैप प्लस B × J कैप। और कहाँ पे डिस्प्लेस किया गया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर उसको डिस्प्लेस किया गया बेटा उसकी वैल्यू दिया गया है E1 टाइम्स ऑफ I कैप प्लस E2 टाइम्स ऑफ J कैप। ऐसे ऐसे हमसे कहा वर्क डन इस केस में क्या होगा। वर्क डन बच्चों इस केस में क्या होगा, अगर हम कोई चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा रख देते हैं तो इस चार्ज के ऊपर क्या लगता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। यहाँ पर ऐसे ये रहा चार्ज सपोज Q, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और अगर ये पॉजिटिव है तो ये फोर्स जो हमारे पास होगा ये अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, हमसे कहा वर्क डन क्या होगा, तो बच्चों वर्क डन की वैल्यू अगर हम यहाँ पर इसको रिलीज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा उधर के डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा। और इसको डिस्प्लेसमेंट इसका जो है यहाँ के अंदर बच्चों कहा गया इसे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, कितना दिया गया है दिस मच। तो देखो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बच्चों तो आपको दिख रहा है E1,
इसका जो x कंपोनेंट है E1 है, y कंपोनेंट E2 है, जहाँ पर कहीं पे भी टाइम की वैल्यू नहीं आई है, समथिंग t करके नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट नेचर का होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नेचर का होगा तो जो इसके ऊपर बच्चों फोर्स लगेगा जो कि Q इंटू ई के बराबर होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन, कहीं पर बच्चों वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स निकाला जाए तो बाई इक्वेशन आता है एफ डॉट यस फॉर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को आर से दिया है तो एफ डॉट क्या हो जाएगा आर। एफ की वैल्यू सिंपली हम लोग लिखेंगे बेटा Q इंटू ई, डॉट यहाँ के अंदर हो जाएगा आर। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों कैपिटल Q यहाँ चार्ज की वैल्यू है, E के जगह पर इतना है डॉट आर। E डॉट आर अगर हम करेंगे, इतने की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा E1 इंटू ए E1 इंटू ए प्लस बच्चों यहाँ आ जाएगा E2 इंटू बी, ऐसे। और यहाँ से अगर मैं मैच कराता हूँ बच्चों तो करेक्ट मैचिंग जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा ऑप्शन ए में। हालांकि ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बच्चों, ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और यहाँ पर वर्क डन कितना होगा पूछा गया है, कौन से फोर्स के द्वारा मेंशन नहीं है। तो जनरली अगर मेंशन नहीं होता तो हम लोग वर्क डन बताते हैं बाई एक्सटर्नल फोर्स। हालांकि यहाँ पर बच्चों अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालेंगे तो इतने की निगेटिव वैल्यू के बराबर आ जाएगा। ये जो आपने फोर्स यूज़ किया ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन आप लोगों ने निकाला, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाला जाए तो इतना ही होगा बशर्ते निगेटिव होगा। हालांकि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें मैं निगेटिव के ऊपर जाऊं, तो बच्चों ऑप्शन ये यहाँ के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा एज पर दी गिवन 4 ऑप्शंस। ओके, तो हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे बेटा ऑप्शन ये एज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों क्या कह रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 1 इंटू 10 की पावर -7 ओम इंटू मीटर। ओके, आयरन हैज रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 ओम इंटू मीटर, ऐसे मैंने लिख दिया। द क्वेश्चन सेज द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर ऑफ पर्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज 1 ओम। ओके, अच्छी बात है। इफ द लेंथ एंड द डायामीटर ऑफ द वायर बोथ आर डबल्ड देन द रेजिस्टिविटी ऑन ओम मीटर विल बी। मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टिविटी जो होता है वो किसी वायर या किसी मटेरियल के अमाउंट या उसके शेप या उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। आयरन का मटेरियल चाहे जितने क्रॉस सेक्शन का हो, चाहे जितने लेंथ का हो बच्चों, उसकी रेजिस्टिविटी उसके मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, ना कि उसके लेंथ पर, ना कि उसके डायामीटर पर, ना कि उसके शेप पर, ना कि उसके साइज पर। आयरन तब भी था, आयरन अब भी है, बस उसके बच्चों डायामीटर में, लेंथ में थोड़ा चेंजिंग ला दिया गया, फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी ज्यों का त्यों बना रहेगा। ओके, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज ई डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए यूनिफॉर्म कंडक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, कोई यूनिफॉर्म कंडक्टर है, सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर, हम सिलिंड्रिकल शेप का एक कंडक्टर यहाँ बना देते हैं। इसके अंदर बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिया गया है ई। ओके, आई करस्पॉन्डिंग करंट थ्रू इट। बच्चों यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर उसको दिया गया है आई, जो करंट फ्लो इसके अंदर हो रहा है दिस इज आई। ओके, हमसे कहा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी बता रहा है और पावर पी डिनोट्स द थर्मल पावर प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। बच्चों यहाँ के अंदर करंट आई है और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और बच्चों यहाँ के अंदर जो थर्मल पावर डेवलप हुआ, ऑब्वियस सी बात है जब इसके अंदर करंट का फ्लो होगा तो हीट एनर्जी यहाँ से डिसिपेट होगा,
तो यहाँ जो थर्मल पावर डिसिपेट हो रहा है उसकी वैल्यू उन्होंने P दिया है। हमसे पूछा गया है कि सर आप ये बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट। पहला ग्राफ बच्चों हमें जो ऑप्शन में दिया गया वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा एक्सिस यहाँ लिया गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसलिए इनके बीच में जो ग्राफिक्स जाएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा ग्राफ दिया है बच्चों P और E के बीच में। बच्चों यहाँ पर P और E के बीच में ग्राफ दिया है, y एक्सिस पर पावर और बच्चों x एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। बच्चों यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पावर के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाया गया है। देखो पावर को हम लोग लिखते हैं बच्चों, जो भी यहाँ पावर डेवलप होगा उसको हम लोग लिखते हैं P इक्वल टू आई का स्क्वायर इंटू हो जाएगा R, यही होगा ना, R 18 इसका रेजिस्टेंस। बच्चों I की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ के अंदर होती है, I की वैल्यू बच्चों अगर इंटेंसिटी से रिलेट करना है तो I करंट के जगह पर हम लोग लिखेंगे NEAVD, VD ऐसे हो गए। बच्चों N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E, A और R ये सब कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर पावर हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD स्क्वायर और VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E के होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। इसका मतलब पावर और E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो ग्राफ यहाँ के अंदर बनेगा बच्चों वो पैराबोलिक होगा और झुकाव जो पैराबोला की ओर होगा कम पावर वाले की ओर होगा। इट मीन्स यहाँ के अंदर ग्राफिक्स ऐसा वाला होगा। ठीक है, तो बी भी ऑप्शन सही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सी में कहा गया पावर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन। सर ये तो हमारा सही ठहरा, बी भी सही ठहरा, लेकिन सी में आप लोग देखो पावर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में अगर बच्चों में ग्राफ पूछूं तो पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये रिलेशन आप देखिए कुछ अलग ही बता रहा है। पावर की एक पावर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2 पावर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स होगा बच्चों पैराबोलिक होगा, जबकि सी में स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया है। इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है जिसमें कि यहाँ पर पावर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ग्राफिक्स बनाया गया है और उसको स्ट्रेट लाइन दिया गया, ये गलत होगा, ये नहीं हो सकता। और हमारे पास अगला दिया गया है पावर और करंट के बीच में। तो बच्चों यहाँ तो स्पष्ट है रेजिस्टेंस को अगर कांस्टेंट बनाए रखें तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया पावर और करंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो डी भी सही है। हमसे गलत वाला पूछा गया था कि रॉन्ग कौन सा होगा। बच्चों रॉन्ग ऑप्शन यहाँ के लिए अगर मैं देखूँ तो वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ओके, और यहाँ रॉन्ग वाला ही हमें अलग करना था, तो हम लोग बच्चों यहाँ ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे अपने आंसर की में वो होगा ऑप्शन सी। ओके, ये था बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज 2 cylindrical rods uniform cross section area A and 2A having free electron per unit volume 2n and n respectively are joined in series. Okay. A current I flows through them in steady state. अच्छी बात है बच्चों, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा उनमें से होके। Then the ratio of drift velocity of free electron in left rod to the drift velocity of free electron in right rod will be. बच्चों यहाँ के अंदर ऐसे कंडक्टर बना के दिया गया है, ये रहा लेफ्ट में जो रखा हुआ है और यहीं से जुड़ा हुआ एक और कंडक्टर है ऐसे सीरीज में। यहाँ पर बच्चों ऐसे, ये थोड़ा ज़्यादा क्रॉस सेक्शन का है ऐसे ऐसे। इसमें से बच्चों करंट का फ्लो हो रहा है। जो करंट यहाँ से होके जा रहा है वही यहाँ से भी होके जा रहा है। करंट की वैल्यू अगर मैं I1 यहाँ मानूँ और यहाँ I2 मानूँ बच्चों, तो I1 इक्वल टू क्या होगा I2।
हियर I1 विल बी इक्वल टू I2। करंट की वैल्यू बच्चों होती है NEAVD। यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है। यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर 2N है तो यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, N है। यहाँ के लिए लिखूंगा NEAVD, N के जगह 2N, E के जगह E, A के जगह A, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया VD। ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्वेश्चन ने VD ना लिखकर VL लिखा है यहाँ ऐसे। यहाँ पर बच्चों NEAVD, N के जगह N, E के जगह E, A के जगह 2A और VD की जगह बच्चों यहाँ पर आ जाएगा VR, राइट में है। यहाँ पर बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। 2 से कैंसिल, N से कैंसिल, E से कैंसिल आउट, ये A से कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या मुझे दिखा, VL इक्वल टू VR। इसका मतलब बच्चों लेफ्ट सेक्शन में जो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी और राइट सेक्शन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उनका रेशियो 1:1 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों 1:1 इसका सही आंसर होगा। इसका मतलब जो इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 says, two wires of resistances R1 and R2 at 0 degree C have temperature coefficient of resistance alpha 1 and alpha 2 respectively. These are joined in series. उनको बच्चों सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। The effective temperature coefficient of resistance is, बच्चों यहाँ पर एक वायर था, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जब ये था तो यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, और अगला वायर है जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर था तो बच्चों यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R2 है, ऐसे दिया है। यहाँ पर बच्चों ऐसे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले वायर का रेजिस्टेंस R1 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगले का रेजिस्टेंस R2 है। सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, इसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 1 है, इसके लिए अल्फा 2 है, और फिर अब क्या किया गया है, इन दोनों को बच्चों ऐसे सीरीज में कनेक्शन दे दिया गया है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे। हमसे पूछा गया कि सर आप ये बताइए कि यहाँ इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ के लिए क्या होगा। देखते हैं। मान लो बच्चों ये T डिग्री सेल्सियस पर मैं इसको देख रहा हूँ और यहाँ का रेजिस्टेंस T डिग्री सेल्सियस पर R1T है, ऐसे बच्चों मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं R1 एट T डिग्री सेल्सियस और इसको मैं कह दूंगा R2, अगले का रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, ऐसे। तो पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं कह लूँ, ये हो जाएगा बच्चों कितना, यहाँ के अंदर हो जाएगा R1 एट T डिग्री सेल्सियस प्लस R2 एट T डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखूंगा। बच्चों यहाँ के अंदर R इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे चाहिए इस पूरे के लिए, तो इसको मैं लिखूंगा R एट T डिग्री सेल्सियस के लिए फार्मूला होता R0 1 प्लस अल्फा T, यही होता है ना। तो अगर यही चीज मैं इस पूरे के लिए लिखूं तो R0 पूरे के लिए मतलब R0 पूरे के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका केवल रेजिस्टेंस R1 था और इसका केवल रेजिस्टेंस R2 था, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ पर हो गया बच्चों R1 प्लस R2 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अल्फा ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इनटू कितने डिग्री सी पर, T डिग्री सी पर। बोलो बच्चों, ऐसे लिख दिया मैंने। आगे बढ़िए। R1T ये हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T का इक्वेशन लगाएंगे। R0 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो रेजिस्टेंस था वो R1 था, तो R0 की जगह R1 लिखूंगा मैं। 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा 1, यहाँ हो जाएगा अल्फा 1 इंटू T, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 1 है अकेले अगर देखें। इसी तरह दूसरे के लिए हो जाएगा बच्चों R0 की जगह R2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू T, ऐसे हो गया। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2,
इस पूरे को मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा प्लस में R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा एस इंटू टी। इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा R1 यहाँ से आएगा और यहाँ से R2 इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों R1 प्लस ऑफ R2। यहाँ से हो जाएगा बच्चों R1 अल्फा टी अल्फा 1t R2 अल्फा 2t। तो यहाँ के अंदर बच्चों प्लस मैं कर देता हूँ, देखो अल्फा दोनों में रहेगा, माफ़ करिएगा टी दोनों में रहेगा, तो यहाँ पर टी को मैं अलग करके लिखूँ तो आ जाएगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इंटू टी। सॉल्व करने पर ही आएगा। अब ये पोर्शन इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड से इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ पार्ट इतना आ गया। यहाँ पर बच्चों बचे हुए हिस्से को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, R1 प्लस R2 दिस मच इंटू टी, दिस मच इंटू अल्फा ऑफ द सीरीज इंटू टी विल बी इक्वल टू R1 अल्फा 1 और प्लस यहाँ पर हो गया बच्चों R2 अल्फा 2 इंटू यहाँ के अंदर क्या हो गया टी, ओके, इंटू टी। अब आप देख सकते हो ये वाला टी यहाँ से हो जाएगा, ये वाला टी यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। अगर इन दोनों को कैंसिल कर दूं बच्चों तो अल्फा ऑफ दी सीरीज कॉम्बिनेशन दैट विल बी हियर, ये हो जाएगा बच्चों R1 अल्फा 1 प्लस ऑफ R2 अल्फा 2 दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे मैच कराऊँ कि करेक्ट मैचिंग कौन सा है, तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे करेक्ट मैचिंग होगा ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट मैचिंग विल बी हियर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को बच्चों यहाँ करेक्ट ऑप्शन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 सेज द n rows each containing m cells in series are joined in parallel। बच्चों n रो हैं, 1 2 3 4 ऐसे n रो हैं और एक रो में कितने सेल हैं, m। देखो ये रहा सेल नंबर 1, ये रहा बच्चों सेल नंबर 2, इसी तरह ये रहा सेल नंबर 3, सो ऑन, ऐसे चलते चले जाइए। ये रहा सेल नंबर m। एक रो में जो सेल की संख्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं बच्चों, दीज आर m। और ऐसे कितने रोज हैं, ऐसे बच्चों रोज की अगर नंबर हम देखें तो n है। इसी तरह अगला रो होगा, सिमिलर वे में अगला रो होगा, सिमिलर वे में अगला रो होगा। ऐसे बच्चों बहुत सारे रोज हैं। यहाँ भी m नंबर ऑफ सेल्स हैं, पहले से शुरू करें, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, m हो गया। ऐसे कितने हैं, ऐसे n हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे बच्चों मैं करता चला जाऊं, यहाँ पर सेल नंबर m यहाँ आ गया। ऐसे बच्चों इस तरह से यहाँ पर ये सभी कनेक्टेड हैं। ऐसे बच्चों इन सबको कनेक्ट किया गया है। सवाल आगे हम लोग पढ़ें तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम करंट इज टेकन इज फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस। बच्चों इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जैसा कि हम लोग यूजुअली सीखे थे। यहाँ पर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताया गया 3 ओम है। अच्छी बात है। कहा गया है इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड आर 24। टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ के अंदर जो यूज हुए हैं बच्चों, उनकी संख्या 24 है। तो कहा गया, बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5 ओम, देन m और n की वैल्यू पूछा गया है। बच्चों एक रो में m सेल और ऐसे कितने रोज हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 4 5, ये कौन सा है, रो नंबर n। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे बेटा वो हो जाएंगे n इंटू m, जो कि दिया गया है यहाँ पे कितने हैं, 24। ओके, अब देखिए ऑप्शन ऐसा है कि 24 मेरे ख्याल से सब में आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। तो देखते हैं अगला कंडीशन क्या कह रहा है।
कह रहा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इससे ड्रा करना है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ड्रा करने के लिए बच्चों मैक्सिमम पावर यहाँ डिसिपेट होगा, मैक्सिमम आउटपुट पावर मिले, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, उसके लिए कंडीशन ये होता फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर अगर बच्चों यहाँ ट्रांसफर मुझे कराना होगा तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बराबर आए। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है भाई। करंट मैक्सिमम अगर आएगा तो पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, उसके लिए कंडीशन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस एक रो में प्रत्येक के पास अगर R हो बच्चों ऐसे, तो एक रो में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी M इंटू आर होगी। M इंटू आर एक में, M इंटू आर अगले में, M इंटू आर अगले में, और ये सब पैरेलल में है। तो M इंटू आर जो भी एक में है बाई क्या हो जाएगा N। यहाँ पर बच्चों कैपिटल R इक्वल टू M इंटू आर एक में है और M इंटू आर एक में है बच्चों, और यहाँ पर ऐसे N बार है पैरेलल में, तो बाई यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा N, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ के अंदर हमको दिया गया 3 है, यहाँ के अंदर बच्चों दिस इज 3 M अपान N इंटू आर। मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल r की वैल्यू जो यहाँ के अंदर है प्रत्येक सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा 0.5 ओम है, ओके। यहाँ पर 0.5 का मतलब 1/2। बच्चों इस तरह से मैं क्या देख रहा हूँ M/N की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 6/1, ओके। तो दो इक्वेशन हमें मिले N इंटू M इक्वल टू 24, M/N इक्वल टू 6। अगर यहाँ से बच्चों मैं देखूँ तो M इक्वल टू हो जाएगा 6N, होगा ना, यहाँ ला के रख देते हैं। N इंटू M इक्वल टू 24 है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास M की जगह पर मैं रखने जा रहा हूँ 6N, तो 6 इंटू N इंटू N, 6N का स्क्वायर इक्वल टू 24। यहाँ पर बच्चों 4 से इसको कट कर दें, यहाँ पर 6 से कट कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। इस तरह से N की वैल्यू मैं देखूँ तो 2 आ जाएगा बच्चों। N स्क्वायर इक्वल टू 4, तो N की वैल्यू क्या हो गया 2। बच्चों दूसरा यहाँ के अंदर हमें बताना है कि M क्या होगा। अब यहाँ M की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बच्चों 24 डिवाइडेड बाई N यानी कि 2, यानी कितना आ गया 12। तो M की वैल्यू यहाँ के अंदर 12 हो गया और N की वैल्यू 2। हमें बच्चों यहाँ बताना था M और N क्या होगा। पहला जो हमें M का वैल्यू मिला वो मिल गया 12 और N मिल गया 2। इसका मतलब बच्चों जो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, ठीक है। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन ये, ओके बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में एक डायग्राम दिया हुआ है, मैंने यहाँ ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे कहा गया है बैटरी E जिसका EMF ही है इज कनेक्टेड अक्रॉस ये कंडक्टर है शोध। वन ऑब्जर्व फ्रॉम A टू B, कोई इसमें A से B देख रहा है तो क्या दिखाई पड़ेगा बच्चों। करंट की वैल्यू हर जगह सेम होगी, बता चुके हैं, करंट सेम फ्लो होगा। जो जो A से B जाएंगे बेटा, A से B के साइड में जैसे जैसे हम जाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर बिखरता चला जाएगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी बच्चों वो डिक्रीज होती चली जाएगी। जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों कम होती जाएगी, वहाँ करंट डेंसिटी कम होता जाएगा। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। बशर्ते एक चीज़ है जो हर जगह एक ही बना रहेगा वो होगा करंट, ओके। तो ऑप्शन पे जाएं, यहाँ मैच कराना है। फर्स्ट में दिया है करंट कांस्टेंट बना रहेगा तो रिमेन सेम, यानी फर्स्ट की मैचिंग R से हो गई, ऐसा केवल एक ऑप्शन है। लीजिए सर अगला देखिए ना देखिए टिक हो जाएगा। सेकंड की मैचिंग Q से है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों डिक्रीज होगा यानी Q से मैचिंग हो गया। थर्ड की मैचिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैचिंग भी बच्चों Q से हो गया। यहाँ के अंदर आप लोग देखिए क्वेश्चन में हमारे पास फोर्थ है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मतलब उसको भी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल सकते हो एक तरह से।
पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को यहाँ ग्रेडियंट बोल सकते हो। तो बच्चों ग्रेडियंट हमारा होता है, ग्रेडियंट की निगेटिव वैल्यू ले ली जाए तो वही होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्रेडियंट भी बच्चों यहाँ डिक्रीज करेगा। तो यहाँ के अंदर बेटा हमारे पास ये भी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से ये भी क्यू से मैच करेगा। तो बेस्ट मैचिंग जो यहाँ के अंदर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन ये। ठीक है, यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हम लोग कंसीडर करेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज n identical cells are joined in series with its two cells A and B in the loop with reversed polarities। ओके, यानी लूप बनाया गया, सीरीज में तो ज्वाइन किया ही गया है और उसका पूरा लूप बना हुआ है। EMF ऑफ ईच सेल इन E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। अच्छी बात है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B इज, n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। बच्चों n सेल्स हैं, यहाँ के अंदर उनको लूप बना के सीरीज में कनेक्ट किया गया। जैसे यहाँ पर ऐसे बच्चों मैं कुछ सेल्स दिखा रहा हूँ समझाने के लिए ऐसे यहाँ पर बच्चों ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, कनेक्टेड हैं, कुछ भी इनकी संख्या हो सकती है। और सीरीज में कनेक्शन इस तरह से है कि पूरा एक लूप बन गया है। अब उसको चाहे जैसे पैटर्न बना के दिखाएं, सर्कुलर पैटर्न में दिखाएं, मैं ऐसे दिखा देता हूँ सिंपली। एक पूरा लूप ऐसे बन गया, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात नहीं किया है, तो इसको सिंपली मैं शार्ट करा के एक लूप बना दूंगा। करा उसमें दो सेल A और B ऐसे कहीं पे हैं जिनकी पोलरिटी रिवर्स है। कहीं भी दो सेल मान लीजिए, सुविधा के लिए मैं बच्चों यहाँ पर A और B इनको मान लेता हूँ। इनकी पोलरिटी रिवर्स है, मतलब अगर ये पॉजिटिव निगेटिव है तो ये हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ऐसे। बच्चों इनके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा गया, क्या होगा? प्रत्येक सेल का EMF बच्चों E है, प्रत्येक सेल का, हर एक सेल का EMF यहाँ पर E है और यहाँ पर सेल का जो नंबर है वो N है। अगर मैं इक्विवेलेंट EMF यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का आपसे पूछूं तो मेरे प्यारे बच्चों अगर रिवर्स पोलरिटी ना की गई होती तब तो इक्विवेलेंट आ जाता NE, लेकिन यहाँ रिवर्स पोलरिटी करने की वजह से ये दोनों का EMF एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव EMF जो यहाँ बचा इस लूप में वो हो जाएगा, जहाँ NE होता वहाँ उससे 2 कम हो जाएगा, N-2 इंटू E। ओके, यहाँ पर बच्चों अब इसके क्रॉस मुझे क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, दिस विल बी इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, माफ करिएगा I इंटू R से दिखा सकते हैं। I मान लेते हैं इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा हो, दिस करंट इज I, मान लिया बच्चों दिस करंट, ये करंट जो यहाँ के अंदर I है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू जिन दो पॉइंट के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ उन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उन दो पॉइंट के बीच में, माफ करिएगा इक्विवेलेंट नहीं, इनके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा? इसके पास स्मॉल r है, इसके पास स्मॉल r है, तो बच्चों यहाँ के अंदर क्या हो गया? 2 स्मॉल r। ओके, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं तो I इंटू सिंपली यहाँ का क्या करना? R। बच्चों I की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो होगी इक्विवेलेंट EMF डिवाइडेड बाई पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि होगा N टाइम्स ऑफ R। क्यों बच्चों? पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक सेल में स्मॉल r है तो ऐसे कितने सेल हैं? N है, NR हो गया, और यहाँ के अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R, ऐसे ये हो गया बच्चों 2 टाइम्स ऑफ R। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, दिस विल बी हियर इक्विवेलेंट EMF जो हमारे पास था बच्चों वो हो जाएगा N-2 इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई N इंटू R। ये वाला R यहाँ से कैंसिल हो चुका है, केवल इतना बाई N बचा है और यहाँ के अंदर बच्चों 2 बचा है। तो हमारे पास VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, बच्चों यहाँ A एंड B मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू जो हमें यहाँ के अंदर मिलेगी बच्चों हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ E मल्टीप्लाइड बाई N-2 डिवाइडेड बाई N।
थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो वी ए बी दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ही 1 माइनस एन अपान एन, मतलब 1 माइनस 2 बाई एन। बच्चों यहाँ के लिए जो हमारे पास करेक्ट चॉइस होगा उसको जरा मैच करा के देखिए कौन सा मैचिंग जा रहा है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों एक सर्किट डायग्राम दिया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। बच्चों कहा गया इन दी सर्किट शोन स्विच S2 इज क्लोज्ड फर्स्ट एंड इज केप्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। S2 को कह रहा पहले क्लोज कर दिया गया और लंबे समय तक क्लोज रखा गया। ओके, यहाँ पर बच्चों जब लंबे समय तक इसको क्लोज रखेंगे तो इस बैटरी की सहायता से चार्ज हो जाएगा, और जब पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो यहाँ के ऊपर देखिए पॉजिटिव प्लेट है, इधर पॉजिटिव चार्ज हुआ, इधर निगेटिव। बच्चों जब इसके ऊपर चार्ज की इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो गया होगा तो इसके अंदर करंट का फ्लो रुक गया होगा। काफ़ी लंबे समय तक रखा गया क्लोज, इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट अचीव कर लिया होगा, यानी यहाँ का वोल्टेज यहाँ के बराबर हो गया होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा यहाँ के ईएमएफ के इक्वल हो गया होगा। अगर यहाँ का ईएमएफ 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन है तो ये भी 2 टाइम ऑफ एप्सिलॉन हो गया होगा। ऐसी स्थिति बनी रही होगी, और ये S1 हमारा ओपन था। भी आगे बढ़ते हैं। नाउ S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन साइमल्टेनियसली। कह रहा अब क्या हुआ, अचानक S1 को क्लोज कर दिया गया और S2 को ओपन कर दिया गया। व्हाट विल हैपन? बच्चों कहा गया जस्ट आफ्टर दैट इंस्टेंट करंट थ्रू S1 इज। बच्चों इस इंस्टेंट के बाद S1 से कितना करंट जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब इसको हटा दिया गया, वैसे भी इसमें करंट का फ्लो हो नहीं रहा था, इसको हटा दिया गया तो ये जो हमारा कैपेसिटर है एक बैटरी की तरह से रिएक्ट करेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस कनेक्शन को हटाने और इस कनेक्शन को मिलाने के जस्ट बाद अगर कैपेसिटर इसकी पहचान इसको देखें तो ये शॉर्ट सर्किट जैसा रिएक्ट करेगा। दिस विल रिएक्ट एज ए बैटरी, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा चार्ज लेकर के बैठा है, फुल है एनर्जी से बिल्कुल। तो और बच्चों ये तुरंत बाद जैसे स्विच को ऑन करेंगे जब एक बैटरी की तरह रिएक्ट करेगा, तुरंत बाद इसकी हालचाल अगर लें तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह से रिएक्ट करेगा। तो बच्चों अब क्या होगा, दिस विल एक्ट्स लाइक शॉर्ट सर्किट। ओके, अब बच्चों ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह से कैपेसिटर को हटा के शॉर्ट सर्किट आप ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पर अब सर्किट में जो करंट का फ्लो होगा, देखिए यहाँ पर जो ईएमएफ सर्किट का आ गया +2 एप्सिलॉन एंड माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास हो जाएगा करंट की वैल्यू व्हाटएवर ऐसे फ्लो होगा, ऐसे यहाँ करंट की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो हो जाएगी 2 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई सर्किट का रेजिस्टेंस। इससे कोई मतलब तो रहा नहीं, सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ R1 हो गया। इसका मतलब करंट की वैल्यू बच्चों एप्सिलॉन अपान R1 हो गया। किधर की ओर फ्लो होगा, S1 स्विच से अगर देखें तो ऐसे फ्लो हो रहा करंट, यानी लेफ्टवर्ड जा रहा। इस तरह से बच्चों अगर मैं ऑप्शन को मैच कराऊं तो करंट विल बी एप्सिलॉन अपान R1 टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी ऑप्शन सही यहाँ के लिए हो गया ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों।